हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 व्युत्क्रम अपव्यू एवं रैखिक समीकरण में आपका स्वागत है। कल तक मैंने आपको टाइप नंबर 3 बता दिए थे, अपव्यू सिद्धांत के द्वारा समीकरण निकाय को हल करने के। आज टाइप नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 16 की तरह ये होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ मैंने कल भी। इसमें नई चीज़ क्या पूछी गई, इसका व्युत्क्रम अपव्यू। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो माना ए बराबर, इसको मान लेते हैं आराम से 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, साड़ेक ऑफ ए। 1 2 1 -1 1 1 -3 1। ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसरण कर दें। साड़ेक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस प्लस ये और ये 1 और +3 माइनस माइनस +1, ये 2 बन जा 2 और माइनस माइनस +3 और +1 2 बन जा 2 -1। तो साड़ेक ऑफ ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 3 2 और 5 हो जाएगा और +1 5 4 9 9 + 1 10 डज नॉट इक्वल 0। व्युत्क्रमणीय है। कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स का अस्तित्व, तो अब हम क्या करेंगे, सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सहखंड। तो सहखंड क्या होते हैं, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, तो हम यहाँ से कोफैक्टर्स लेंगे F11 F12 F13। यहाँ देखेंगे F11 F12 F13। तो F11 क्या हो जाएगा, वही प्लस का चिन्ह और यहाँ हो जाएगा 1 + 3 4 -2 + 3 -5 प्लस और 2 -1 1। ठीक है, अब आ जाओ F21 F22 और F23। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। F21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये गया और ये गया, -1 -1 -1 +2। यहाँ आ जाओ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 बन जा 1 -1 0 और दूसरी पंक्ति तीसरा 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 -2 और यहाँ हो जाएगा F31 F32 और F33। देख लो भाई, देखो यहाँ से ये बन जाएगा F31 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये से यहाँ तक आ गया। अब आप देखेंगे F31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला -3 -1 3 -1 कितना हो गया 2। F32 -3 -2 -3 -2 +5 हो जाएगा और 3 ये हो जाएगा 1 + 2, तो 1 + 2 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू यही होता है F11। ऐसे ही उठा के रख दो, तो 4 5 -5 और 1 बिल्कुल सही चल रहा है। और ये आ जाएगा 2 0 2 माइनस के और 2 5 और 3, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। इसका डैश नहीं लेंगे, मतलब परिवर्त नहीं लेंगे, हमने सीधा एडजॉइंट ए लिख दिया है। बहुत तरीके से लिख दिया। अगर हम ऐसे, अगर इन चीज़ों को ऐसे लिखते तो परिवर्त लेते। ठीक है ना, दोनों बातें ध्यान रखो। इसलिए ए इनवर्स हम जानते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन साड़ेक ऑफ ए। यहाँ से एडजॉइंट ए हो गया आपका, साड़ेक ऑफ ए कितना हो गया 1/10 और ये बन जाएगा 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। ठीक है, अगर इसका अंदर भाग दे देंगे तो वो कटपिट के जो भी आएगा उस तरह आ जाए, नहीं तो इतना ही पर्याप्त होगा। तो पहले तो उसने पूछा इस अपव्यू का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से। अब हमें ये बनाना होगा, इसकी सहायता से क्या, इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। अब पुनः हम क्या करेंगे वो देखना होगा।
ठीक है भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब उन्हें समीकरण निकाय के लिए, समीकरण निकाय इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब हमारा जो A इनवर्स आया वो वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए ये बन के आ सकता है। तो हम देखते हैं भैया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 1 2 0 0 1 1 1 0 1। ठीक है, आराम से ये लिख लो। और यहाँ पे हो जाएगा x y z, और यहाँ लिख लो 1/2 और 2y 6z और माइनस के 2x, और ये आ जाएगा आपका इतना प्लस 2 2 0 और 1। यहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हमारा बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई संभव है क्योंकि ये 3/3 है और 3 × 1 है, तो ये देखो मल्टीप्लाई संभव है। तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ x + 0 + z, यहाँ हो जाएगा 2x + y + 0, और यहाँ हो जाएगा 0 + y और प्लस z = यहाँ हो जाएगा y 3z और माइनस x 2 का, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 2 नहीं 2 दूना 4 0 और 2 एकम 2। चलिए अब इनको जोड़ देते हैं। तो x + z 2x + y और y + z = ये हो जाएगा y + 4 3z और माइनस x + 2। तुलना करेंगे तो x + z = y + 4 या x - y + z = 4। दूसरा 2x + y = 3z, तो 2x + y - 3z = 0 और y + z = -x + 2। यहाँ से हो जाएगा x + y + z = 2। इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ से ये देख लेते हैं क्या यही बन रहा है। बिल्कुल, ये देखो 1 - 1 1, ठीक है, 2 1 - 3 बिल्कुल सही है, और 1 1 1 बिल्कुल सही है। तो ये बन रहा है हमारा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसके बाद में क्या करें। इधर का आपने नोट कर ही लिया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम बनाएंगे इसको, यहाँ तक तो आ गया अपना। तो ज़रूरत कहाँ पड़ेगी वो देखते हैं। समीकरण निकाय को, ये जो समीकरण निकाय है, समीकरण निकाय को इस तरीके से लिखने पर, तो समीकरण निकाय को लिखेंगे, फिर से वही बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, तो एडजॉइंट ए, ये हमारा सब बना बना रखा है, ए इनवर्स, इसको लिखा रहने दो, इसकी आवश्यकता भी पड़ेगी, बस इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो इसका लिखो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, किस फॉर्म में आएगा, ये रहा। तो क्या आ जाएगा 1 - 1 1, और ये आ जाएगा 2 1 - 3, ठीक है, 2 1 - 3 और 1 1 1। यहाँ आ जाएगा x y z और आ जाएगा क्या 4 0 4 0 और 2, ये बन गया। तो ये फॉर्म है ax = b, ठीक है, ax = b। तो यहाँ से तुलना कर देंगे, जहाँ a बराबर तो यही है, ठीक है, a बराबर आपका यही हो गया 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1, ये बन जाएगा। और x बराबर आपको पता ही x y z है,
और b बराबर आपको पता ही है 402 है। ये बन गया आपका 402। अब देखेंगे तो इससे हम फ्रॉम फर्स्ट से काम करेंगे तो x बराबर a इनवर्स b, ठीक है, हल भी करना है इसकी सहायता से। तो x बराबर फ्रॉम 2 बना लो इसको, ये समीकरण 1। तो फ्रॉम फर्स्ट से a इनवर्स का मान रख दो, तो 1/10 और a इनवर्स हो जाएगा 422 -505 और 1 - 2 और 3 और यहाँ हो जाएगा 402। तो इस तरीके से ये अपन का बन के आ गया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, अब इसको हम आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 1/10 और यहाँ पे क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला 4 चौके 16 प्लस 0 और 2 दूना 4, ठीक है, और 5 चौका 20 प्लस 0 और 5 दूना 10 और यहाँ से 1 चौके 4 माइनस 0 और 3 दूना 6। तो ये बन के आ गया 1/10, 1/10 16 और 4 20, यहाँ बचा माइनस के 10 और प्लस के 10। ये बन गया 10 का भाग लगा दो, 2 - 1 और 1। तो यहाँ तुलना हो जाएगी, तो तुलना में x की जगह क्या लिख देंगे, x y z, और इधर हो जाएगा 2 - 1 और 1, x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर 1। तो इस तरीके से आपके क्या आ जाएगा, हल भी हो जाएगा। तो आपने देखा बहुत सारी चीज़ें आपने इस सवाल के अंदर ज्ञात की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आपने एक चीज़ देखी, ये मेथड हैं, ये ऑब्व्यू सिद्धांत के 4 मेथड थे, मैंने चारों बता दिए, इसके अलावा कोई मेथड नहीं आएगा, जहाँ तक इतने ही मेथड हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें खास बात क्या हुई, इसमें वैल्यू रख के देखेंगे। तो वैल्यू कहाँ रखोगे पता लग जाएगी। तो ये मान आने चाहिए, तो ये मानों को यहाँ रख के देख लो। ये आपका आ गया 2 - 1 1 और प्लस 1 2 हो गया। तो यानी कि -1 +1 कट गया, 2 बराबर 2। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो इस तरीके से आपकी जो आंसरिंग है वो सही आ गई, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो मेरा आंसर सही है। अब आप आराम से एग्जाम्पल नंबर 16, तो और सरल है। एग्जाम्पल नंबर 16 में ax बराबर b बनेगा, a इनवर्स फाइंड करेंगे और सिंपल तरीके से करते चलेंगे। तो उदाहरण मैंने इस बार नहीं कराए हैं, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, इसको नोट डाउन कर लें आप पहले, है ना। तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं 15। कौन सा 15। फिर हम आपको चर्चा करेंगे पीछे के सवालों की। आज एक्सरसाइज 5.2 सॉरी कंप्लीट करा ही दूंगा। आप देखें 15, क्वेश्चन नंबर 15। ये छोटा सा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। क्या कह रहा है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल a तथा शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध कीजिए, x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
3a⁴। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, और भुजा क्या दी गई है, तो जो भी दी गई है तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ चलो ये आपका होता है। और हम जानते हैं, क्या जानते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, ये याद है। और √3/4 और a², इस दो से ये 2 बार काट दो, कर दिया। यहाँ देखिए दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से। एक काम और करो, इस 2 को यहाँ ले आओ, पहले वर्ग बाद में करो। इस 2 को इधर लाए तो 2x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाना होगा, अपने अनुसार नहीं चल सकते। 2 को हम इधर लाए, 2 बार काट दिया, और 2 को इधर ले आए। अब हम क्या करेंगे, 2 का गुणा C3 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि आंसर में वैसा ही लाना होगा जैसा दिया गया। तो C3 में कर दें तो x1 y1 2 x2 y2 2 और x3 y3 2। तो ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया बराबर √3a²। दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करेंगे तो x1 y1 2 x2 y2 2 और x3 y3 2। तो यहाँ से ये बन गया और इसका वर्ग हो गया, और इधर क्या बन जाएगा, √3² और a⁴ 3a⁴। यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। देख लो, आ गया समझ में, कुछ नहीं किया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा क्या थी, a। यहाँ से 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता ही ऑलरेडी, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इस 2 से ये 2 काट दिया और 2 इधर ले आए, या करके 2 इधर ले आए। जब 2 इधर लाए तो हमने देखा इस 2 का गुणा तीसरी पंक्ति स्तंभ में हो रहा, तो तीसरे स्तंभ में क्या किया, C3 में 2 से गुणा कर दिया। ऐसा सहायक में कर सकते हैं। जब हमने ऐसा कर दिया, दोनों ओर वर्ग कर दिया, यहाँ वर्ग हो गया और यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो गया, a² का a⁴। इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z = 1। नेक्स्ट 6/x 9/y और 20 माइनस 20/z = 2। देखिए भाई, आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, 5.2 में मैंने आपको चर्चा की थी 1 से 6 तक के प्रश्नों में। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं 1 से 6। त्रिभुज के क्षेत्रफल थे, त्रिभुजों के क्षेत्रफल थे, संरेखता का नियम था, और प्लस आपके 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण था। मैंने आपको हर तरीके का एक टाइप बता दिया था। इसके बाद 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये क्रेमर नियम से संबंधित सवाल थे। अगर आपको कोई किसी सवाल में प्रॉब्लम आई हो तो आप अवश्य पूछ लें हमसे, ठीक है। इसके अलावा अब हम आपको जो बता रहे हैं वो 10वें का सेकंड बता रहे हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं अभी पूछा नहीं है मैंने, तो अभी मैं और देख लूँगा। तो सबसे पहले आपने 10th क्लास के अंदर देखा हो, इस तरह के जब क्वेश्चन होते तो यहाँ मान लेते हैं, माना 1/x = u, 1/y = v और 1/z = w। तो जो हमारी इक्वेशन है वो बन जाएगी 2u 3v
और प्लस 10W इज इक्वल टू 4। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4U 6V और 5W इज इक्वल टू 1 और 6U 9V माइनस 20W इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये जब बन गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको कौन सी विधि में, सारणकों की सहायता से हम यहाँ पे क्रेमर नियम का प्रयोग करेंगे। तो क्रेमर नियम क्या होता है, U इज इक्वल टू डेल 1 अपॉन डेल। अब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। V इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल और W इज इक्वल टू डेल 3 अपॉन डेल। इस तरीके से निकालेंगे, वेयर जहाँ डेल इज इक्वल टू क्या होता है, ABC, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3 C3। तो यहाँ से डेल निकालेंगे तो डेल के लिए क्या हो जाएगा, U का कोएफिशिएंट 2 3 10 4 -6 और 5 6 9 और -20। ठीक है बच्चों, इसका प्रसरण कर लो। तो इसका प्रसरण करेंगे वही प्लस माइनस प्लस 2, ये गया 20 चिक्का 120 और 9 पंचे 45 -3 लंबा होगा थोड़ा सा ये और ये 20 चौके 80 और ये होगा 6 पंचे 30 -10 प्लस 10 होगा तो ये 9 चौके 36 और 6 चिक्का 36, ये कितना आ गया 120 में से 45 तो 20 इधर चला गया 100 और 100 में से 25 75 दूनी 150, ये हो गया कितना -110 का हो जाएगा 330 11 33 और 36 दूनी 72 720 तो ये हो गया कितना 0 और 2 और 3 5 5 10 की 0 हासिल लगी 1 8 और 3 11 और 1 12, कितना आ गया 1200। ठीक है, डज नॉट इक्वल 0, ये तो सुनिश्चित हो गया। अब दूसरा वाला क्या होता है DBC, तो डेल 1 लेंगे, क्या लेंगे डेल 1 होता है DBC, D1 B1 C1 D2 B2 और C2 D3 B3 और C3। तो यहाँ पे ले लो D3 B3 C3, तो यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपन का बन जाएगा, चलो ऐसे कर लो यहाँ पे। तो डेल 1 इज इक्वल टू DBC, D कितना आया 4 1 2 DBC V1 ये आ जाएगा आपका 3 -6 9 3 -6 और 9 और C कितना आ जाएगा 10 5 और -20, ये आ गया। तो प्लस माइनस प्लस, चलो डेल 1 इज इक्वल टू 4, ये 20 चिक्का 120 -9 पंचे 45। ठीक है, -3 ये आ गया और ये आ गया आपका 20 से कम 20 और 2 पंचे 10 प्लस 10 और ये आ गया अपन का 9 एकम 9 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये हो गया डेल 1 इज इक्वल टू 120 -45, वही हो गया 20 और 75 चौके 300 और ये हो जाएगा आपका 20 और 10 30 गुणा 3 प्लस 90। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 30 या 90 हो गया और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 10 12 और 9 21 210। तो 210 डेल 1 इज इक्वल टू 300 और 300 600, ये 600 हो गया, ये भी डेल नॉट इक्वल 0 है। अब आ जाओ अब यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से अपनी पकड़ बना लो कि ये अगला क्या होता है ADC और ABD। डेल 2 होगा ADC A1 D1 C1 A2 D2 C2 A3 D3 C3। तो A3 D3 C3 में डेल 2 इज इक्वल टू, चलो भाई A1 A2 2 4 6 D हो गया आपका 4 1 2 C1 C2 हो गए 10 5 -20 ये आ जाओ प्लस माइनस प्लस डेल 2 इज इक्वल टू 2 ये और ये -20 -10
-4 में 20 चौके 80 और -30 और +10 और ये आ गया 4 दूनी 8 -6 तो del 2 इक्वल टू -30 30 दूनी 60, ये हो जाएगा 110 माइनस प्लस 440 11 चौके 44 और ये हो जाएगा 10 दूना 20, तो ये हो गया del 2 इक्वल टू ये 460 400 डज नॉट इक्वल 0, ये बन गया आपका। ठीक है, del 2 आ गया तो del 2 आ गया। अब del 3 बचा और del 3 क्या होगा, ABD में A1 B1 D1 A2 B2 D2 और A3 B3 और D3, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ABD। चलिए del 3 में क्या हो जाएगा, ABD क्या था 2 4 6 और B में क्या आ जाएगा 3 - 6 9 3 - 6 और 9 और D क्या हो जाएगा 2 4 1 2। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस del 3 इक्वल टू 2 ये और ये 6 दूनी 12 9 एकम 9 माइनस के 3 ये आ गया, ये 4 दूनी 8 माइनस के 6 और प्लस के 4 तो ये आ गया 9 चौके 36 और 6 चक्का 36, तो ये del 3 इज इक्वल टू 12 और 9 21 12 और 9 21 21 दूना 42 21 दूना 42 और ये 8 में से 6 गई 2 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 36 दूनी 72 72 गुणा 4 तो 4 दूनी 8 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28, तो del 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के 48 और 288, ये घट गया 0, 8 में से 8 गई 0 और 8 में से 4 गई 240, कितना बचा 240, तो ये यहाँ से इस तरीके से हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन समीकरणों में रखना होगा u बराबर v बराबर और w बराबर। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं, ये आपने नोट कर लिया होगा। बोलो भाई, देख लो 2 मिनट और कर लो। ये जब तक मैं चेक कर लेता हूँ, ये A1 A2 B3 2 4 6 एक बार कर लेना हो जाए 3 - 6 9, वो नोट करें आप 10 5 D1 D2 4 1 2, तो ये आ गया 2 6 दूनी 12 और माइनस के 9 माइनस के 3 ये और ये 4 दूनी 8 माइनस के 6 प्लस के 4 4 नीम 36 प्लस 36, बिल्कुल सही है। 21 दूनी 42 3 दूनी 6 और ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने माना है उस पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये अपना क्रेमर नियम से आ जाएगा। ठीक है, तो क्रेमर नियम से क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे क्रेमर नियम से u इज इक्वल टू del 1 अपॉन del 1 आया अपना कितना 600 बटे 1200, कितना आ गया 1/2। ठीक है, चूँकि u बराबर 1/x बराबर 1/2, तो x बराबर क्या हो गया 2, ऐसे होगा। v इज इक्वल टू del 2 अपॉन del 2 आया अपना 400, कितना आया 400 बटे 1200 1/3। ठीक है, 1/3 और v इज इक्वल टू है 1/y। ठीक है, तो 1/y देन y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, इसके बाद अपना आया एक और क्या बचा अपने पास w इज इक्वल टू del 3 अपॉन del, अर्थात w इज इक्वल टू 240 बटे 1200, एक शून्य कट गया, ये हो गया अपना कितना 12 दूनी 24 और 12 से कट गया 10 बार। ठीक है, और 2 पंचे 1/5 और w की वैल्यू है 1/z, तो 1/5 z इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से आपको ये मिल गया। तो सब वैल्यू आ गई है ना, z x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 5। इनकी वैल्यू को हम अगर यहाँ रख के देखें, कहाँ रख के देखें, यहाँ पे, तो देखो 2/2 क्या हो गया 1, 3/3 1 और 10
5 दूनी 10, 4, 4 बराबर 4। अतः ये प्रूफ होता है कि सारणिकों की सहायता से अर्थात क्रेमर नियम से ये सवाल मेरा बिल्कुल सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें फिर भी कोई सवाल अभी इस एक्सरसाइज के अंदर मेरा रह गया है, मैंने पूरा प्रयास किया है, हर मेथड को बताने का प्रयास किया है, अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर हमारी समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे, फिर भी आज का मौका देता हूँ, कल आप और कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको विविध प्रश्नावली 5 की अगर हम बात करें तो इसमें आज हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको और भी करा दूंगा, ठीक है ना। उसकी बात करते हैं तो विविध प्रश्नावली में पहला प्रश्न आराम से हो जाएगा। आप देखिए a बराबर 1 - 1 2 3, ए इनवर्स फाइंड करना है। दूसरे में भी ए इनवर्स और तीसरे में अव्युत्क्रमणीय हो अर्थात बराबर साढ़े कॉप ए बराबर 0 x का मान। और चौथे सवाल में क्रेमर नियम का समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। क्रेमर नियम जो अभी अभी हमने करके बताया आपको, ये क्रेमर नियम है। और पांचवें सवाल में भी क्रेमर नियम का ही प्रयोग करना है। तो देखो बहुत सारे सवाल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर, आज ही मैंने आपको खत्म किया है। आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उनके शीर्ष दिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, ये भी आपका हो सकता है। और 13 में क्या कहा उसने कि 3 बिंदु यदि संरेख हैं, 3 बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, ठीक है। तो संरेख हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संरेख की अगर बात करते हैं तो संरेख की बात करें तो क्या होता है कि उसको 0 के बराबर रख देते हैं और 0 के बराबर रखने के बाद उसको हल कर लेते हैं और हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अभी आप पहले इसको नोट कर लें, फिर हम आगे की बात करेंगे। लिख लिया होगा भाई सभी बच्चों ने। अब मैं रफ कर रहा हूँ इस सवाल क्वेश्चन को। अब आप देखेंगे एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। अब बस इसी प्रकार के मेथड के सवाल हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पैंतीस वर्ग मात्रक है, 35 वर्ग मात्रक है, जबकि शीर्ष k, 4 2, -6 तथा 5, 4 है, 5, 4 है। चलिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/1 1, x2/2 1 और x3/3 1 ये होता है। और इधर दे रखा है ±35 1/2, ये हो जाएगा आपका k4 1 2 - 6 1 5 4 1, ये हो जाएगा ±70 और k4 1 2 - 6 1 5 4 1, ठीक है। अब इसका प्रसरण कर दें, तो प्रसरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रसरण करने पर, ठीक है। तो प्रसरण करेंगे तो ±70 = k, ये आएगा -6 - 4 -6 - 4,
-4 ये और ये 2 1 जा 2 और -5 और +1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 6 पंचे 30। ठीक है, तो +-70 = -10 के और -3 4 जा 12 और 30 और 8 38। ये हो जाएगा आपका 70 है। तो धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह ले लें तो ये हो जाएगा 70 -10 के और 40 और 10 50 या -10 के = 70 - 50। यहाँ -10 के +20 या k = -2 या ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से। -70 -10 के और +50, तो ये हो जाएगा -10 के = -70 -50 -10 के -120 k = 12। तो यहाँ पर या तो k = -2 या k = 12। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से वैल्यू को निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा आपको अटपटा लग रहा हो। सारणिक का प्रयोग करके k का मान ज्ञात कीजिए। ये लिख रहा k2 आप यहाँ पर क्या करें सीधे, और वो कह रहा संरेख हैं। क्या है? संरेख हैं। तो 0 के बराबर रख देना और प्रसरण कर देना। क्या कर देना? प्रसरण करोगे जल्दी आ जाएगा। संक्रिया मत लगाना। ठीक है ना। और 5वां क्वेश्चन बहुत सरल है, ये हम करा चुके हैं। 3, -2 x, 2 8, 8 संरेख हैं, तो x का मान सारणिक का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, सारणिक का संरेख है तो बराबर 0 रख देना। ठीक है। और 6वां तो मैंने करा ही दिया, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली हैं, x1 y1 1, x2 y2 1 और xy 1। ठीक है। 9 1 3, 1 9, 3 बिल्कुल सेम टू सेम। और तीसरा बिंदु दिया गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इसमें रख देंगे। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये इसके बाद 7वां 8वां 9वां और 10वां ये क्रेमर नियम से हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए क्योंकि मैंने इससे आधारित आपको सवाल बता दिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा सवाल आपको और बता देता हूँ क्रेमर नियम से। ये आपने नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है ना। तो अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, क्रेमर नियम से हल कीजिए, जैसे इसने लिख दिया। ठीक है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, कोई सा भी देख लेते हैं। ये देख लो, 2x - 7y। इसका सेकंड है 2x - 7y -13 = 0 या 2x - 7y = 13 तथा दूसरी इक्वेशन क्या है 5x + 6y 5x + 6y + 9 = 0 -9 है सॉरी। तो 5x + 6y = 9। ठीक है। सबसे पहले क्या करें क्रेमर नियम के लिए, सबसे पहले हमें करना होगा चूँकि क्रेमर नियम से, तो क्रेमर नियम x = del1/del और y = del2/del, जहाँ del = a1 b1 a2 b2। ठीक है। और del1 = cb c1 b1 c2 b2 और del2 = a1 c1 a2 c2 यहाँ से। ठीक है। तो अब क्या करेंगे del = a1 b1 क्या हो जाएगा 2 - 7 5 और 6। तो ये हल होगा आपका। तो ये 6 दूनी 12 और 7 पंचे 35। ठीक है, यही तो होगा।
हाँ 6 दूनी 12 और 7 पंचे 35, कितना आ गया 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 डज नॉट इक्वल 0। चलो डेल वन क्या होगा C1 B1, C1 क्या है 13 और 9 और B1 क्या है -7 और 6। चलिए 13 संग 78 प्लस 9 सत्ते 63, 6 3 18, 6 और 1 7 है, 9 सत्ते 63, 8 और 3 11 की 1 हाथ से लगी 1, 6 7 6 13 1 14, 141। और ये हो जाएगा नेक्स्ट डेल 2। तो डेल 2 क्या हो जाएगा, डेल 2 हो जाएगा AC। ए क्या है 2 और 5, AC 13 और 9। तो यहाँ से डेल 2 हो जाएगा 9 9 18 और 13 5 65। ये 8 5 13 3 हाथ से लगी 1, 7 और 1 8, 83। इसलिए x इक्वल टू जो भी आ रहा हो डेल 1 क्रेमर नियम से, यहाँ लिख देंगे क्रेमर नियम से। तो डेल 1 अपॉन डेल 1 कितना आया, डेल 1 आया 141/47, सही है। और y इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल 2, डेल 2 आया अपना कितना, डेल 2 आया कहाँ गया, ये रहा 83 और डेल कितना आया 47। तो यही इसके एग्जैक्टली आंसर होने चाहिए। तो आपने देखा इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। मैंने आपको प्रश्न विविध प्रश्नमाला में 1 2 3 4 और 5 प्रश्न आपको हल करने को और दिए, 11 12 और 13, ये 3 प्रश्न हल करने को दिए। कल कोशिश करूँगा, कल लेक्चर नंबर 8 होगा, नहीं तो 9 लास्ट होगा, 9 में तो करा ही दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल आप तैयारी करके आएँ, कल इसकी विविध प्रश्नमाला को मैं तैयार कराऊँगा, देखूँगा कितना आपने तैयार किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।